हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग study.com में आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़े रसायन विज्ञान में, जिस अध्याय का नाम था रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। उसके अगले पार्ट में दूसरे भाग में हम आगे चल रहे हैं, अणुसूत्र के बारे में हम बता रहे थे। एक बात हमेशा गौर रखेंगे, जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे तो पार्ट के हिसाब से ही करेंगे, सीरियली करेंगे, तब आपको समझ में आएगी। अन्यथा जहाँ तहाँ से पढ़ने पर आपको दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए सीरियली पढ़ने का ध्यान रखेंगे। जब सीरियली पढ़ेंगे, पहला एक पार्ट पढ़ लेंगे तो आगे पढ़ेंगे तो आपको कंटिन्यू नज़र आएगा। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको संयोजकता बताए थे, जिसको वैलेंसी कहते हैं, और संयोजकता सारणी हम बता दे रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी सहायक होगी। और ये संयोजकता सारणी आप याद रखें, +1 +2 +3 +4, किसकी किसकी संयोजकता कितनी है, ये नंबर आपको याद रखना है। ये धनात्मक हम लिए हैं, जिसको धनमूलक भी कहा जाता है। ये पॉजिटिव मान वाले, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको। देखिए, हाइड्रोजन, चांदी लिए, सिल्वर, Cu लिए, Na लिए, K पोटेशियम, NH4 जो कि मूलक है, ये +1 संयोजकता ही होगी। इसको पढ़ते हैं हम लोग अमोनियम, जो डिफ़िकल्टी वाला हम उसको लिख देंगे। NH3 NH4 है, NH3 होता है अमोनिया, ये है अमोनियम। तो ये जितना भी हम इसमें लिखे हैं, इस सब की संयोजकता +1 है, यानी प्लस में 1 है, याद रखना है। अब ज़रा देखिए यहाँ पर Cu। अब ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो गया, Cu हम यहाँ भी लिखे, Cu यहाँ भी लिखे, तो दोनों का मतलब 2 होगा। कहाँ 1 होगा, कहाँ 2 होगा। ये अस और ये होता है इक। कम संयोजकता वाला अस, अधिक संयोजकता वाला इक होता है। तो ये हम तब यूज करेंगे जब क्यूप्रस आएगा लिखा हुआ, और ये होगा तब जब क्यूप्रिक होगा। तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक में होगा। अब जरा हम देखें Fe, Ca, Ba, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, जस्ता। अब ज़रा देखिए, Fe हमने यहाँ भी लिखा, और एल्यूमिनियम। अब आप गौर करें, फिर Fe 2 जगह आ गया, तो ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो गया। तो बताया कि कम वाला में अस, अधिक वाला में इक होगा। तो इसका नाम हो गया फेरस, और इसका नाम होगा फेरिक। जब फेरिक कहा जाएगा तो +3 यूज करेंगे हम लोग, जब फेरस कहा जाएगा +2 यूज करेंगे। इस तरह से क्यूप्रस जब कहा जाएगा तो +1 यूज करेंगे, और जब क्यूप्रिक कहा जाएगा तो +2 यूज करेंगे। अब इसमें देखिए, कार्बन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, लेड है, 3 ले लीजिए, Sn। तो इस तरह से ये जो है संयोजकता प्लस वाली हुई। अब हम माइनस वाला लेंगे, और दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अणुसूत्र लिखेंगे, जो आपको हम बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। अब आइए माइनस वाली संयोजकता। माइनस वाले में देखिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक संयोजकता में देखिए वैलेंसी है ये -1, -2 और -3 याद रखना। यही मेन है, क्योंकि नाम पढ़ने में इसी में ही दिक्कत लोगों को होती है। क्योंकि बहुत लोग सिंपली नाम पढ़ लेते हैं, जैसे पढ़ना होगा तो H2SO4 पढ़ लेंगे, लेकिन वास्तव में कंपाउंड का नाम क्या हुआ, तो हो गया वो हाइड्रोजन सल्फेट, वास्तव में जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं।
तो ये हम बातें आपको आगे क्लियर करेंगे। अब ज़रा देखिए OH, हम नाम भी लिखते जाएंगे क्योंकि आपको थोड़ा इसमें दिक्कत होगी। हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे इसको, जहाँ भी OH आएगा हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड। अब Cl रहेगा तो इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, क्लोराइड। Br रहेगा तो पढ़ेंगे ब्रोमाइड। आयोडीन से होगा आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब जो होगा इसी से नामकरण होगा और इसी से अणुसूत्र भी बनेगा। अब ज़रा देखिए, ये है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, H लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए फिर बाइसल्फेट, फिर हम देखते हैं NO2, नाइट्राइट। ध्यान रखिएगा ट और ड में ही काफ़ी अंतर हो जाता है, आगे हम देखेंगे, अभी आगे आएगा तो। NO3, नाइट्रेट। ClO3, क्लोरेट। तो इस तरह से अभी हम माइनस वाला 1 का लिए। अब ज़रा -2 में हम आते हैं। ये O है तो वास्तव में तो ऑक्सीजन है, लेकिन जब ऋणात्मक संयोजकता और मूलक के रूप में जब आएगी तो इसको हम ऑक्साइड पढ़ेंगे, तो इसका नाम होगा ऑक्साइड, ऑक्साइड। S, सल्फाइड। इस तरह से। और आगे देखें हम कार्बोनेट, H हट गया तो ये हो गया कार्बोनेट। अब हम लेते हैं सल्फेट, SO4। इसको क्या पढ़ेंगे, मान लिया सल्फेट होगा तो फॉर्मूला याद रखना है मुझे। उसके बाद हम ले रहे हैं SiO3, सिलिकेट। ये सब हम -2 संयोजकता में लिए। -3 में आइए N। अब जरा यहाँ देखिए कन्फ्यूजनल नाम आ गया, नाइट्राइड। ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ नाइट्राइट लिखा हुआ है, ट और ड इतना का ही फर्क है। और देखिए सूत्र चेंज हो गया, Na2 ट होगा और N ड होगा। कुछ नहीं, एक बात छोटा सा याद रखना है जो सब में हो जाएगा आपको। यदि एक तत्व से बना हुआ है, इसको हम लोग यौगिक मूलक, तत्व मूलक कहते हैं, तो उसमें ड लगेगा। तो N देखिए उस तरह का है, O उस तरह का है, S उस तरह का है, Cl उस तरह का है, Br है, I है। तो देखिए गौर कीजिए, Cl में क्लोराइड ड लगा हुआ है, यहाँ भी ड लगा हुआ है, यहाँ भी ड लगा हुआ है। अकेले वाला ये है तो इसमें भी देखिए ड लगा हुआ है, इसमें भी ड लगा हुआ है, और नाइट्राइट सिंगल है तो यहाँ भी ड लगा हुआ है। तो इस तरह से ड और ट के फर्क में आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ज़रा देखिए आगे बढ़ते हैं, SO3, सल्फाइड। ध्यान दीजिए, सल्फाइड ड, इसका नाम है सल्फाइड। यह है सल्फेट, सॉरी ये तो आ गया है, वही तो आपका इधर आ चुका है, इसमें यहाँ पर आएगा ये SO3 सल्फाइड, वहाँ हम चेंज करेंगे, फास्फाइड आएगा, सल्फाइड। इसमें आ जाइए नाइट्राइड हुआ, फास्फोरस का पढ़ लेते हैं, तो ये हुआ फास्फाइड ड। अब आइए PO3, फास्फाइड।
फास्फाइट और PO4 फास्फेट। अब ये आपको चार्ट जो है ध्यान में रखना होगा अथवा याद रखना होगा, तभी आप आगे अणुसूत्र लिख सकते हैं। तो अणुसूत्र कैसे लिखा जाता है, इन बातों को जब आप ध्यान रखेंगे तो कैसे लिखा जाता है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये अनिवार्य भी है, आपको ध्यान में रखना है कि संयोजकता किसकी कितनी होती है। आप अणुसूत्र कभी गलत नहीं करेंगे। कुछ ऐसे अणुसूत्र आएंगे आपके सामने जो कि ये उसमें काम नहीं करेगा, तो उसको याद रखना होगा। वो हम बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा आपके जीवन में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लिखेंगे। कहीं भी आप उच्च कक्षाओं में कंपटीशन की एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ उसका इस्तेमाल होगा। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आता है आपको संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यूरिया, जिप्सम, तो ये सब नाम हम बता देंगे आपको, उसका अणुसूत्र क्या होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-15 आपको अलग से याद करने होंगे। बाकी तो आपका हम काम यहाँ कर ही रहे हैं, जिसके आधार पर आप लिख लेंगे, बशर्ते कि आपको संयोजकता याद हो। अणुसूत्र लिखने की विधि, चलिए हम कुछ लिखने का तरीका भी आपको बता देंगे, कुछ उदाहरण देकर के दिखा देंगे। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले धन मूलक, फिर मूल, फिर ऋण मूलक जो माइनस वाला था, धन मूलक, फिर ऋण मूलक को साथ में लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए जैसे कहा गया कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम को और सल्फेट का जो सूत्र है वो लिख देंगे वहाँ पर। इतना पहले करेंगे, उनकी संयोजकता को हम लेंगे और उल्टा लिखेंगे। बाद वाला का पहले लेंगे, पहले वाला का बाद में लेंगे, अनुपात में रखेंगे और जो उसका सरलतम अनुपात बनेगा उसी की संख्या के रूप में हम उसको लिखेंगे। कैसे, जो दिखा रहे हैं। उनकी संयोजकता के व्युत्क्रम अनुपात के सरलतम रूप में लिखा जाता है। चलिए अब जैसे देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस पर। जैसे अब आइए हम लिखते हैं कैल्शियम फास्फेट, आप कोई भी नाम ले सकते हैं जिसमें कि एक प्लस वाला में का एक माइनस वाला का हो। अब उसमें देखिए प्लस में कैल्शियम है तो Ca, फास्फेट है माइनस में तो PO4। ये तो हुआ धन मूलक और इन मूलक को एक साथ लिखना। अब इनकी संयोजकता को व्युत्क्रम अनुपात में लिखना, उल्टा लिखना है। अब ज़रा सारणी में गौर कीजिए, तो फास्फेट का पहले लिखने के लिए बोल रहे हैं हम, जो कि व्युत्क्रम कह रहे हैं उल्टा। तो फास्फेट का है -3, तो केवल 3 से मतलब हमको है, अंक से मतलब है। कैल्शियम का है 2, दोनों को अनुपात में लिखेंगे। यदि ये कटता है तो इसको सरलतम रूप में ला देंगे, नहीं आता है तो इन्हीं संख्याओं को इसमें बैठा देना है। तो 3 नंबर यहाँ लगाना है और 2 नंबर हमको इसमें लगाना है। क्योंकि ये एक साथ है इसलिए इसको एक साथ घेर करके लगाना होगा। ये एक ही तत्व है, इसको तत्व मूलक, इसको यौगिक मूलक आया था। यौगिक मूलक को घेर करके पूरे में लगाना होगा। तो इस तरह से ये हो गया फॉर्मूला Ca3 और PO4 का होल 2। ये सही फार्मूला बना जो हम दोनों की संयोजकता से लिए हैं, और ये संयोजकता सारणी आपको ऊपर में जो हम बताए हैं। अब ज़रा देखिए सोडियम सल्फेट,
अब उसमें प्लस वाला में देखिए सोडियम है Na, सल्फेट माइनस वाला में देखिए है। अब इसके नंबर को देखिए, सल्फेट -2 में यानी 2 लेना है, सोडियम का +1 में है तो 1 लेना है। अब चूंकि ये सरलतम रूप में ही है तो इस तरह से ये 2 नंबर हमको इसमें लगाना है, और चूंकि 1 है तो बस यही रह जाएगा। और ज़रा देखें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, चाहे कार्बोनेट लेते हैं, चेंज कर ले रहे हैं, कार्बोनेट, ये हो गया एल्यूमिनियम का Al, कार्बोनेट का CO3। अब ज़रा संयोजकता देखें, इसका 2 और इसका +3 में है तो हम लेंगे 3। अब चूँकि ये जो है कटने वाला नहीं है, सरलतम रूप में नहीं आएगा, तो यहाँ लगाएंगे 2 और इसको घेर के लिख दिए 3। ये सही सूत्र हुआ। अब ज़रा देखते हैं हम एल्यूमिनियम फास्फेट, फास्फेट का ऊपर हम ले चुके हैं एल्यूमिनियम Al, फास्फेट का PO4, बैलेंसी हम लें तो PO4 का 3 में है और एल्यूमिनियम का भी 3 है, तो इस तरह से ये कैंसिल हो गया, दोनों एक एक आएगा, तो फार्मूला होगा AlPO4। बस इसमें कोई अंक नहीं लगेगा। एक और उदाहरण हम लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोरेट, Mg, क्लोरेट का ClO3, बैलेंसी -1 में है इसका, और इसका हमको लेना है +2 में है 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 1 होगा और ये 2 होगा, इसको घेरना है क्योंकि ये यौगिक मूलक है, एक से अधिक तत्व एक साथ है। तो इस तरह से ये अणुसूत्र हम कैसे लिखें, ये देखने के लिए आपको यहाँ बैलेंसी का उल्टा ले लेना है और वो अंक को वहाँ पर फिट करना है। कब घेरना है ये ध्यान रखना है कि जब यौगिक मूलक हो यानी एक से अधिक तत्व उसमें आए हुए हों तो उसको घेरना है, मैंने छोटे ब्रैकेट में डालना है, अन्यथा ऐसे ही लिखना है। नंबर यदि सेम हो जाए तो कोई अंक कहीं नहीं लगेगा, एक एक ही रहेगा। क्या मिनट का हुआ? अगले दिन हम कुछ ऐसे अणुसूत्र को जानेंगे, ये आप घर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे, दिक्कत होगी तो आप कंप्लेंट बॉक्स में डाल करके पूछ सकते हैं। तो अब आप जो है अगले कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे कुछ अणुसूत्र को याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके जीवन में हमेशा आएंगे जब तक कि आपको पढ़ना है।